कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपिरेशन के बारे में, तो ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर का बाहर निकलना होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन। उसी के साथ में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखे। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने देखा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हमें स्टोमा की स्ट्रक्चर है वो भी देखनी थी। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टोमा की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है और स्टोमेटा खुलते और बंद कैसे होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक जो बात की थी वो बात ये थी कि जब एंडोस्मोसिस होता है गार्ड सेल में उस कंडीशन में स्टोमेटा है वो खुल जाते हैं, और जब एक्सोस्मोसिस होता है मतलब बाहर की तरफ वाटर वापस जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वापस फ्लैसिड होने से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन था हमारा सिर्फ 10th क्लास तक। लेकिन अभी ये जो थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग जो और हाइपोथेसिस जो थ्योरीज दी हुई है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हम लोग 3 थ्योरीज है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 3 थ्योरी में 2 थ्योरी आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों को डिस्कस करने के बाद में मैं आपको 3rd थ्योरी है वो डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पे आपको ये जो दोनों थ्योरीज पढ़नी है, ये दोनों थ्योरीज है वो मान्य नहीं मानी जाती, वो बस आपको पढ़नी है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपकी बुक में ये दे रखी है। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं 3rd थ्योरी, वो यहाँ पे सर्वाधिक मान्य रहेगी, सबसे ज़्यादा जो वैलिड रहेगी वो थ्योरी 3rd है। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट देखिए स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च आपको ध्यान में है और शुगर है वो ग्लूकोज को बोला जाता है, तो स्टार्च और ग्लूकोज हाइपोथेसिस बोल दो, चाहे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस आप बोल सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये प्रपोज किसने की थी, जेडी शायरे ने। जेडी शायरे ने 1923 में इसको प्रपोज किया था। उसके साथ में उन्होंने ये कहा कि अब आप लोगों को जैसे बेसिक ध्यान में है कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस लाइट के टाइम होता है सनलाइट की तरफ। फोटोसिंथेसिस को हम लोग यदि टुकड़ों में तोड़ के बोले तो लाइट के थ्रू किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब फूड का सिंथेसिस हो रहा है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो ये बात तो आप लोगों को ध्यान में है ही। तो उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि डे टाइम में स्टोमेटा है वो खुलते भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो खाना बनाने वाली प्रोसेस है मतलब फोटोसिंथेसिस है और स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने का जो प्रोसेस है वो उन्होंने हल्का सा समझा के छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने हल्का सा क्या समझा कि डे टाइम में जब लाइट की प्रेजेंस होती है, ठीक है, सनलाइट है उसके प्रेजेंस है, उसके साथ में हमें CO2 भी मिल रहा है। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या मिल रहे थे, CO2 भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये कहाँ जाएगी, गार्ड सेल में जाएगी। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या था, स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका। अब जैसे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो गार्ड सेल की पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो पीएच इंक्रीज हो क्या हो जाएगी 7 to 7.4 के अप्रोक्स। तो यहाँ तक इतनी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि एक फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, फास्फोरिलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। अब ये आप देखेंगे कि स्टार्च से कैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, कैसे फास्फोरिलेज एंजाइम काम कर रहे हैं, किस टाइप से ग्लूकोज से वापस स्टार्च बन रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपको अभी सिर्फ नाम से ध्यान में रखनी है। मैंने आपसे कहा कि गार्ड सेल में ये प्रोसेस आपको फोटोसिंथेसिस में ध्यान में है ही, आपको यहाँ ध्यान में रखना है फास्फोरिलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद में जो सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि स्टार्च बन चुका और स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो प्रोडक्ट बन गया, किसकी हेल्प से, फास्फोरिलेज एंजाइम के बेस पे। यहाँ पे जो ASE होता है, तो मैंने आपको काफी बार बताया कि एंजाइम के पीछे क्या जुड़ जाता है, ASE। तो फास्फोरिलेज, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप है वो ग्लूकोज के साथ में जुड़ चुका, और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो सेल बिकम टर्गिड, तो सेल है वो कैसे हो जाएगी, फूल जाएगी, टर्गिड हो जाएगी। और जो DPD, TP और OP है, ठीक है, तो ये वाले जो प्रेशर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देन एंडोस्मोसिस और स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे। तो मोटा मोटी आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि डे टाइम में स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है फास्फोरिलेज के प्रेजेंस में, और पीएच है वो उस टाइम क्या है, इंक्रीज है, तो स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। अभी जो ओपन स्टोमेटाज है इनको वापस क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने वाली कंडीशन क्या रहेगी, नाइट का टाइम रहेगा, नाइट के टाइम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। CO2 की कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ती जाएगी क्योंकि CO2 तो कंटिन्यू उसको पास में है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है। तो
तो आप लोग को ये चीज ध्यान में है ही, जो पीएच है वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज जो पीएच है उसमें फास्फोरिलेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन उल्टी चली जाएगी। जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना हुआ था वो क्या बन जाएगा, वापस स्टार्च के फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको एक ही रिएक्शन है आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको वो सिर्फ रिएक्शन ध्यान में रखनी है कि फास्फोरिलेज के एंजाइम में यदि हाई हो तो क्या पीएच यदि हाई हो तो उस कंडीशन में स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यदि स्टार्च बन जाए तो उस कंडीशन में एक्सोस्मोसिस होगा, स्टोमेटा है वो वापस क्लोज हो जाएगा। ये थ्योरी आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है क्योंकि आपके बुक में दे रखा है, तो बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं है कि उनका मूड क्या बने और वो क्वेश्चंस कहाँ से दे दे। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात है वो ध्यान में रखनी है, डे और नाइट की थ्योरी। उसके बाद में एक जो सेकंड थ्योरी थी वो हमारी है स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस। अब स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस है तो स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस उसके नाम पे स्टीवर्ट्स नहीं दी थी। अब स्टीवर्ट ने कहा कि भाई ये तो ठीक है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया, अभी आपके दिमाग में ये चीज फिक्स है कि स्टार्च है और स्टार्च ने क्या बना दिया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, आप सिर्फ इस चीज को रट लीजिए क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे इसके लिए ये पूरा का पूरा हमारा एक कंप्लीट चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे साइकिल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो उन साइकिल्स को जब हम स्टडी करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस टाइप से ग्लूकोज स्टार्च ये सब चीज़ें बन रही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी उसमें यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखिए कि स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, वैसे होता है कि स्टार्च होता है वो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी चेन मिलके क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टीवर्ट है, उन्होंने कहा कि भाई स्टार्च से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना तो ठीक है, लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी तो आगे और कुछ बन सकता है क्योंकि दिन तो बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो उनके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टार्च प्लस पी आइन, जो आईपी या पीआई लिखा होता है वो फॉस्फेट आयन के लिए होता है। आई का मतलब आयन होता है यहाँ पे, वो आपको केमिस्ट्री में ध्यान में है ही, मैं एक बार वापस आपको सिर्फ समझा रही हूँ ये चीज। तो यहाँ स्टार्च प्लस फॉस्फेट आयन है, वो फॉस्फोरिलेज एंजाइम और पीएच कितना है 7, उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना रहा है। ये रिएक्शन तो आपकी ये वाली है। ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख दूं कि ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो उल्टा pH 5 करना है मेरे को, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है 10 बजे तक बन गया होगा, उसके बाद में पूरा दिन सनलाइट ने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई इस रिएक्शन को और बढ़ा दो, मान्य नहीं है ये भी, पर इन्होंने अपने पढ़ने के लिए टॉपिक बढ़ा दिया। तो इन्होंने कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसको फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दो, 1 की जगह 6 करना है, ग्लाइकोम्यूटेज के प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेज के प्रेजेंस में। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसका फॉस्फोटेज करने से यहाँ से फॉस्फेट आयन है वो भी क्या हो गया, रिमूव हो गया, सिर्फ ग्लूकोज बचा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट से डायरेक्ट खाली ग्लूकोज बना दिया, फॉस्फेट आयन को पूरा का पूरा रिमूव ही कर दिया। ठीक है, तो ये रिमूव के पोजीशन है ना, इस पोजीशन कब होती है, डे के टाइम में, और नाइट के टाइम ये होगी कि ग्लूकोज से वापस क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। यहाँ पे आपको एंजाइम ध्यान में रखना पड़ेगा, वो होगा एक्सोकाइनेज, और एटीपी की प्रेजेंस में स्टार्च है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप लोग को नॉर्मली ये चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन जिनको एकदम से याद नहीं होता उनके लिए मैं समझाती हूँ कि स्टार्च है वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तोड़ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे ग्लूकोज हम लोगों ने तोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो काम चल जाता है, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें हैं उनको अपने को कंबाइन करना है, मतलब वापस स्टार्च बनाना है, तो उस कंडीशन में एनर्जी चाहिएगी, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ पे हमारे एनर्जी है वो हम रिएक्शंस में लिखते हैं। तो हेक्सोकाइनेज होगा, और हेक्सोकाइनेज हेक्सोवर्ड क्या जाता है 6 के लिए, 6 के लिए हेक्सोवर्ड यूज किया जाता है। तो हेक्सोकाइनेज है वो क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देगा, मतलब एक फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या है फॉस्फेट जोड़ देगा, और ये वापस स्टार्च बना देगा, पी आयन है उसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो ये थ्योरी थी स्टीवर्ट हाइपोथेसिस में। देन जो नेक्स्ट थ्योरी के लिए हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है, और 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन उससे सीधा पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते बट बन सकते हैं क्योंकि तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, तो तुम लोग को पढ़ना कंपलसरी है, ये कटवाया नहीं है। तो बच्चों हो जाओ तैयार कि आप लोगों को अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है। उस थ्योरी का नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। यहाँ हम लोग देखिए एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है, उसमें हम लोग बात करेंगे कि पोटेशियम आयन है
वो किस तरह से एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू हमारे स्टोमेटास है वो ओपन होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि जो एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है वो प्रपोज्ड बाय इमामुरा और फ्यूजिनो। इमामुरा फ्यूजिनो का नाम ध्यान में रखना है, जापानीज साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। देन मॉडिफाई किया यहाँ पे लेविट ने। तो यहाँ पे आप यदि लेविट लिख के आते हैं तो भी आपके बारे में ये बात है, जो ये थ्योरी रहेगी वो आपकी सही हो जाएगी। और यदि आप इमामुरा और फ्यूजिनो लिख के आते हैं तो भी आपकी ये थ्योरी है वो एकदम सही जाने वाली है। अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भाई दिन के समय स्टोमेटास ओपन होंगे और नाइट के समय स्टोमेटास है वो क्लोज होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई। आपको ये बात भी समझ में आ गई कि भाई एंडोस्मोसिस होना है, उस कंडीशन में जो गार्ड सेल है वो टारगेट होगी, टारगेट होने से वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। और जब एक्सोस्मोसिस होता है तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड होने से स्टोमेटास है वो वापस क्लोज हो जाएंगे। अब आपको मेरे को ये ध्यान में है कि इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आई हुई है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, ये बीच वाली बात पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे इसको थ्योरी को देखना होगा। तो वहाँ आप देखिए कि सबसे पहले मैंने डे टाइम लिख रखा है और एक आपको ये डायग्राम आपको इसी टाइप से बनाना है। यहाँ पे आप थ्योरी को यदि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा। और इस डायग्रामेटिकली पोर्शन को आप समझने की भी जितना अच्छे से कोशिश करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ है वो बहुत इजी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि डे टाइम में लाइट प्रेजेंस होती है, सनलाइट है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। CO2 की प्रेजेंस भी है, H2 रूट्स प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, उसके साथ में क्लोरोप्लास्ट है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है ही, हमारी जो गार्ड सेल है इसके अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, H2O, CO2 और लाइट, इसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस है वो फूड प्रोवाइड करवाएगी, फूड बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन है वो गार्ड सेल के अंदर चल रही है कि भाई लाइट भी आ गई, CO2 भी है, H2O भी है और क्लोरोप्लास्ट है, और हो क्या गई, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की हम पॉलीमर चेन बना ले तो ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज वगैरह ये सब चीजें हैं जो हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं कि यहाँ मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड में कौन आता है, ग्लूकोज, और पॉलीसैकेराइड में कौन आता है, स्टार्च। तो ये बात आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो हम आगे वाली साइड में जब हम बायोमोलिक्यूल्स भी आप लोगों के 11th क्लास में थे तो आप लोगों ने देखे होंगे। और जो आपके 12th क्लास की बायोमोलिक्यूल रहेगा केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर का भी शायद तुम्हारा एक अलग ही टॉपिक होता है केमिस्ट्री में। तो ग्लूकोज है वो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। तो ये बात है आपको ध्यान में कि स्टार्च बनने के बाद में क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्च है वो फोस्फोइनोल पायरुवेट एसिड बना रहा है। अब भाई ये फोस्फोइनोल पायरुवेट क्या है, ये समझने के लिए आपको 10th चैप्टर जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उस टाइम आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ नाम ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं वैसे रटवाती नहीं कि भाई चीज़ ये रट लो, आपको नहीं समझ में आ रही है रट लो, लेकिन उस चीज़ को मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि उसके स्टेप है, 10 स्टेप्स पढ़ाऊंगी मैं आपको टोटल। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो एक्टिव हुआ। देन आप सीधा उसको नाम को नहीं याद रखना चाहते, भूल जाओ, आप सीधा याद रख लो कि स्टार्च है वो क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। और ये मैलिक एसिड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मैलेट और हाइड्रोजन प्लस आयन। जब एसिड टूटता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन है वो रिलीज होते हैं। अब इसमें बहुत सारे, ठीक है, इधर वाली स्ट्रक्चर को मत देखिए, सिर्फ गार्ड सेल को देखिए कि मैलिक एसिड मैलेट और हाइड्रोजन प्लस आयन में टूट गया। अब ये हाइड्रोजन आयन प्लस है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गए। तो ये क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हो गए तो बदमाशी करेंगे तो कूद के कहाँ जाएंगे, बाहर। तो ये H प्लस आयन है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, सब्सिडरी सेल में जाने की कोशिश करेंगे, चले जाएंगे। और सब्सिडरी सेल से है कि बैलेंस करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए K प्लस आयन है वो कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो K प्लस आयन है वो जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो Cl, जो Cl है वो इसको अंदर की तरफ लाते टाइम बैलेंस करने का काम करेगा। इंटैक्ट कर रहा है जो K प्लस, तो इसको बैलेंस करने का काम करेगा। अब इस चीज़ को देखिए आप कि हाइड्रोजन आयन है वो गार्ड सेल में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं। देन इंटेक ऑफ K प्लस आयन इज बैलेंस्ड बाय Cl माइनस आयन। तो Cl है
वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करने का काम करेगा। H प्लस आयन है वो बाहर चले जाओ, K प्लस आयन है वो अंदर आ जाओ, उसको बैलेंस करने का काम है वो Cl माइनस का है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ओपी गार्ड सेल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंडोस्मोसिस हो रहा है, क्रिएट प्रेशर ऑन इनर वॉल। मैंने कहा था कि इनर वॉल पे जब तक प्रेशर नहीं बनेगा तब ये स्टोमेटास ओपन नहीं होंगे। तो K प्लस आयन आ रहे हैं तो वो प्रेशर किस पे डालेंगे, इनर वॉल पे। तो इनर वॉल है वो क्या हो जाएगी, अपनी शेप में, गुब्बारा है वो अपने शेप में फूल जाएगा। तो ये इनर वॉल है, उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है, सेल बिकम टर्जिड। ये कैसे हो जाएगी, फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, स्टोमेटास ओपन हो जाएंगे। तो ये आपका डे का प्रोसेस रहेगा। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि भाई जो फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, स्टार्च से मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो मैलेट और एक H प्लस आयन। H प्लस आयन ज्यादा होने के कारण कहाँ जाएंगे, सब्सिडरी सेल में, और सब्सिडरी सेल से क्या आएगा, K प्लस आयन। और हमारी थ्योरी का नाम ही क्या है, एक्टिव पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे K प्लस आयन है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो अंदर आने पे ये इनर वॉल पे प्रेशर डालेंगे, इनर वॉल है वो टर्गिड हो जाएगी, फिर यहाँ जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा डे टाइम का वर्क है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नाइट टाइम के बारे में। तो नाइट टाइम में क्या होने, स्टोमेटास क्लोज होने। तो स्टोमेटास क्लोज में हम देखेंगे कि लाइट है ही नहीं, अंधेरा हो रखा है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। उसमें CO2 है वो प्रेजेंट है, H2 है वो प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये नो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा। जो CO2 और H2 है ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड बना देंगे। अब कार्बोनिक एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड है उसका pH कितना होगा, 5 होगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। एसिडिक नेचर होने के बाद में क्या होता है कि जब हम 13th चैप्टर पढ़ेंगे तो 13th चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम लोग उसमें देखते हैं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ज़्यादा सिक्रेशन है वो भी हार्मफुल है, कम सिक्रेशन है वो भी हार्मफुल है। इसी टाइप से प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो 2 टाइप से होते हैं, एक तो रेगुलेटर होते हैं, एक इनहिबिटर होते हैं। तो रेगुलेटर है वो मतलब बढ़ाने का काम करेंगे, इनहिबिटर है वो डिक्रीज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिवेट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ को जो रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। उसमें भी किसको करेगा, APA एब्सिसिक एसिड को। और एब्सिसिक एसिड है वो क्या है, एक इनहिबिटर है प्लांट्स में। तो ये इनहिबिटर है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे ना दानव की तरह बन के बैठ जाएगा कि भाई K प्लस आके तो दिखाओ तुम लोग। ठीक है, हम कोई H प्लस आयन नहीं दे रहे तो तुम लोग क्यों आ रहे हो। ठीक है, हम आपके ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जा रहे तो आपके हमारे यहाँ पे क्यों आएंगे। तो हम कोई H प्लस नहीं दे रहे तो आपको भी किसी भी टाइप का कोई K प्लस आयन नहीं देना। ठीक है, तो K प्लस आयन है यहाँ पे नहीं आएंगे, ये इनहिबिटर है वो इनहिबिट करेगा K प्लस आयन को। फिर जो K प्लस आयन है वो वापस जो थे पहले प्रेजेंट वो बेचारे कहाँ चले जाएंगे, वापस सब्सिडरी में चले गए। H2 है तो H2 टूटा तो है नहीं H प्लस आयन में, ये भी गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में वापस चला जाता। हम लोग पढ़े थे ना पहले एंडोस्मोसिस में वाटर है वो अंदर की तरफ आ रहा था जब हम लोगों ने सिंपल थ्योरी पढ़ी थी। तो यहाँ पे H2 है वो गार्ड सेल से वापस कहाँ चला जाएगा, सब्सिडरी सेल में चला जाएगा। OP क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस मतलब वाटर वापस बाहर जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, एक्सोऑस्मोसिस। सेल्स बिकम फ्लैसिड, सेल कैसे हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। और फ्लैसिड होने के कारण प्रेशर ऑन वॉल इज रिलीज्ड। यहाँ पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। और ये रिलीज होने के कारण स्टोमेटास है वो क्लोज हो गए। तो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है, मोटा मोटी आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, किसी टाइप का ग्लूकोज नहीं बनेगा, किसी टाइप का स्टार्च नहीं बनेगा, मैलिक एसिड नहीं बनेगा, मैलेट नहीं बनेगा और H प्लस आयन भी नहीं बनेंगे। K प्लस आयन सब्सिडरी में है तो सब्सिडरी से आने नहीं देगा कौन, ABA एब्सिसिक एसिड, उसको इनहिबिट करेगा भाई तो वहीं रह, नहीं आना तेरे को अंदर। और H2 है हमारे पास में, H2 एक्स्ट्रा है वो भी तो ले जा, H2 को भी क्या कर देगा, वापस भेज देगा। OP है वो OP सॉरी यहाँ पे OP क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे OP इंक्रीज है, आप यहाँ पे OP डिक्रीज कर लीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ। और एक्सोऑस्मोसिस, सेल बिकम फ्लैसिड, प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, स्टोमेटा है वो क्लोज हो गए। तो यहाँ हम लोगों ने स्टोमेटास ओपन किए थे, यहाँ हम लोगों ने स्टोमेटास है वो क्लोज कर दिए। ठीक है,
तो आपको ये थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। इस थ्योरी के 3 या 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाता है, और बाकी आपके इस टॉपिक में आपके 2 पॉइंट्स और रहे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। स्कूल खुलने